गांव और शहर। आधी रात बीत चुकी थी और वातावरण बिल्कुल शांत था। सड़क के एक छोर पर बिजली के प्रकाश में शहर जगमगा रहा था और दूसरे छोर पर बसा गांव धुंधले अंधकार में खोया हुआ था। तभी गांव और शहर की भेंट हो गई। दोनों को अपनी अपनी खूबियों पर गर्व था, इसलिए भेंट होते ही दोनों में बहस छिड़ गई। गांव: कहो भाई शहर, बहुत सीना तान कर चल रहे हो, क्या बात है? शहर: तो क्या तुम एड़ी ऊंची कर चलने से ही मेरे बराबर हो जाओगे? तुम्हें क्या पता कि शहर में रहने वालों का जीवन कितना सुखमय, सुविधा संपन्न और आमोद प्रमोद से पूर्ण होता है। गांव को अब गांव वाले भी नहीं पूछते, मेरी ओर धड़ाधड़ भागे आ रहे हैं। लगता है तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। भाई, तुम तो जानते ही हो कि भारत गांवों का देश है। अब ये भी जान लो कि आज के गांव पहले के गांव नहीं रहे। इनका रूप बड़ी तेजी से बदल रहा है। ग्रामीणों की जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। अरे भाई, क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो? शहर के लोग कभी कभी गांव जाते रहते हैं, उनसे मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी मिलती रहती है। ऐसी क्या नई बात हो गई जो शान से बता रहे हो? मेरी कुछ बातें तो सब जानते हैं। खुली धूप, साफ हवा, आसपास के लहलहाते खेत और बाग बगीचों की हरियाली अनायास ही सबके मन को आकृष्ट कर लेती है। मैं मानता हूं तुम्हें मेरे बारे में सब पता होगा, लेकिन मेरे यहाँ लोगों की दशा गांव वालों की तरह नहीं है। ऐसा कहकर तुम मेरी आंख में धूल झोंकना चाहते हो क्या? अरे, तुम्हारे कई मोहल्ले तो ऐसे हैं जहां कई कई मंजिल ऊंची इमारतों और आपस में सटे मकानों के कारण लोगों को सूर्य भी नहीं दिखाई देता। रात में बिजली के प्रकाश में जगमगाने वाले घर दिन में सूर्य के प्रकाश के लिए तरसते रहते हैं। स्वच्छ वायु और सूर्य के प्रकाश की सुलभता पर ही तुम इतना इतरा रहे हो? जरा अपने चारों ओर पड़े हुए कूड़े के ढेर को भी तो देख लो। कूड़े के ढेर भी हट रहे हैं और गलियां भी पक्की हो रही हैं। खुली धूप और हवा ये गांव की सबसे बड़ी नियामतें हैं। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य का प्रकाश, स्वच्छ हवा और पड़ोस में हरे भरे वातावरण का होना कितना आवश्यक है, ये तो तुम भी जानते होगे। ग्रामीणों को शुद्ध पौष्टिक पदार्थ बहुत सस्ते दामों पर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता से तो तुम सहमत होंगे ही। किन पदार्थों की सुलभता की बात तुम कर रहे हो? दूध, दही, घी, हरी सब्जियां, ताजे फल, खाने का शुद्ध तेल, गुड़, ईख, दाल, अनाज, यही तो पौष्टिक भोजन के आधार हैं। मेरे किसान इनका उत्पादन करते हैं, इसलिए ये वस्तुएं गांव में सरलता से और शुद्ध रूप में मिल जाती हैं। तो कौन बड़ी बात हुई? मेरे यहाँ भी अनाज मंडी, सब्जी मंडी और अन्य वस्तुओं के बाजार हैं, जहां से सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सिनेमा घर आदि के होने से लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और मनोरंजन के साधन भी सहज ही प्राप्त हैं। इनके लिए तुम्हारे लोगों को मेरी शरण लेनी पड़ती है। मेरे कल कारखानों एवं मिलों में गांव के लोगों को काम मिलता है। देखो भाई, तुम्हारे बाजार लोगों को लुभाते हैं। राशन की दुकानों में घटिया अनाज मिलता है, बाजार के खाद्यान्नों में मिलावट होती है। मेरे यहाँ खेती और बागवानी होने से अनाज, फल, सब्जी आदि शुद्ध वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। कृषि के साथ गांव के लोग पशुपालन भी करते हैं। इससे एक विशेष लाभ ये है कि लोगों को शुद्ध दूध, दही और घी सरलता से प्राप्त हो जाता है। शिक्षा के लिए गांव शहरों पर निर्भर जरूर है, पर यह तो उसकी गुणग्राह्यता है। रही तुम्हारे कारखानों एवं मिलों में कार्य मिलने की बात, तो ये मत भूलो कि तुम्हारी कपड़ा मिल, दाल मिल, गन्ना मिल सब मेरे यहां से लाए कच्चे माल से ही चल रही हैं। ये तो तुम अपने बारे में अपनी पुरानी और रटी रटाई बातें दोहरा रहे हो। अरे, दूध मिलता है गांव वालों को। शहर में तो मोल का मिल भी जाएगा, गांव में तो मोल का भी नहीं मिलता।
हाँ, कच्चे माल वाली बात मैं मानता हूँ। भैया, हमारे उपयोग से जो दूध बचता है वो शहर भेज दिया जाता है। तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए। देखो भाई, अब गांवों का रूप बदलता जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से तो गांवों और शहरों को आपस में जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण होता जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा की सुविधाओं के प्रसार के लिए गांव-गांव में स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और थोड़ी-थोड़ी दूर पर अस्पताल खोले गए हैं। विद्युतीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जगह-जगह पानी की टंकियां भी बन रही हैं। तुमने पशुपालन के लाभों का तो खूब गुणगान किया, लेकिन बेचारे पशुओं के लिए क्या अब कहीं चारागाह बच पाए हैं? लोगों ने पास पड़ोस के वनों को काटकर और चारागाहों को जोतकर खेतों में बदल दिया है। ऐसा लगता है कि वन संपदा और पास पड़ोस की हरियाली के लाभों को गांव के लोग भूल गए हैं। भाई, ये बात तो मैंने स्वयं बताई थी कि जनसंख्या की वृद्धि से अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। परिवारों का आकार बढ़ता गया, लेकिन खेती की भूमि तो सीमित ही है। अतः लोग परिणामों की चिंता किए बिना वनों को काटते गए और चारागाहों को भी खेतों में बदलते गए। इसके दुष्परिणाम तो सामने आएंगे ही। सच्चाई ये है कि हम दोनों को ही जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारे यहाँ के बहुत से युवकों ने नौकरी या रोजगार पाने के उद्देश्य से मेरे क्षेत्र में आकर डेरा जमाया है। इसके परिणाम स्वरूप सबकी शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा, रोजगार, आवास आदि की सुविधाएं सुलभ करना कठिन होता जा रहा है। हाँ, एक बात अवश्य है कि जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में लोग सचेत होने लगे हैं। लोग चाहते हैं कि चारों ओर का वातावरण हरा भरा बना रहे। गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में वानिकी और वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाकर हरियाली बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये एक शुभ लक्षण है। ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे बढ़ते आकार से खतरा है। जनसंख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण लोगों को आवास की सुविधाएं सुलभ कराने के लिए नई नई आवासीय बस्तियां बनाई जा रही हैं। इसके लिए पास पड़ोस के गांवों की खेती की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। फलतः कृषि योग्य भूमि की कमी होती जा रही है। यदि खेती के लिए भूमि कम होती गई तो अन्न और सब्जी के उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा। परिवार चाहे शहर में रहें या गांव में, उन्हें समझदारी से काम करना होगा। यदि परिवार का आकार छोटा होगा तो सभी सदस्यों को भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की उचित सुविधाएं प्राप्त कराना सरल होगा। मेरे बढ़ते आकार के बारे में तुम्हारी बात अवश्य सही है। बढ़ती आबादी के अतिरिक्त कुछ और कारण भी मेरा आकार बढ़ाने में सहायक हैं। कारखानों की स्थापना, नए कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि खोलने के लिए भी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होती है। परंतु मेरे क्षेत्र में बने सामान का लाभ गांव और शहर दोनों जगहों के लोग उठाते हैं। हाँ, सच तो ये है कि लोगों को जीवन की आवश्यक वस्तुओं को सुलभ कराने में हम दोनों का योगदान रहता है। मैं अनाज, फल, दूध, घी, लकड़ी आदि देता हूँ, तो हर दिन काम में आने वाली वस्तुओं की आपूर्ति तुम करते हो। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे के सहयोगी एवं पूरक हैं। हमारे निरंतर विकास से अलग अलग गांवों और शहरों का ही नहीं, संपूर्ण भारत का स्वरूप बदलता जा रहा है। कुछ भी हो, गांव के लोग अब भी पिछड़े हुए हैं। न उनके पास विचार हैं, न उन्नति की नई योजनाएं। अरे भाई, देश को एक से एक बढ़कर कवि, लेखक, कलाकार, सामाजिक नेता, देशभक्त समाज सेवक गांव ने ही दिए हैं। गांव के लोक नर्तक और लोक गायक भारतीय संस्कृति की पताका विदेशों में फहरा रहे हैं, और तुम हो कि गांव को पिछड़ा हुआ कहते हो। तुम्हारे ये गगनचुंबी भवन उन्हीं के हाथों द्वारा बनाए गए हैं। खदानों से खनिज संपदा उन्होंने ही निकाली है। तुम्हारे कल कारखाने उन्हीं के बलबूते चल रहे हैं। तुम्हारी सड़कों पर बसें भी वे ही चला रहे हैं। पुलिस और सेना उन्हीं के बल पर देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बागडोर संभाले हुए हैं। ना भाई ना, इतने कृतज्ञ मत बनो।
गांवों की भी दशा सुधर रही है। इससे दोनों के बीच अंतर घटता जा रहा है। सच्चाई तो ये है कि बहुत समय पहले मैं भी एक गांव था और धीरे धीरे बढ़ने से आज मेरा ये रूप बन गया। हम दोनों की प्रगति से ही राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरी उन्नति तुम्हारी उन्नति से जुड़ी है। वैसे भी तुम मेरे बड़े भाई हो। ये हुई बात। भैया, हम दोनों सदा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। मेरी परिश्रमशीलता बनी रहे और तुम्हारी कार्यकुशलता और वैज्ञानिक दृष्टि। जियो और जीने दो, यही तो समाजवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अच्छा भाई, मैं तो चला खेतों की सैर करने और तुम संभालो अपने कारखानों को। बस एक अंतिम प्रार्थना है कि पश्चिम की चटक मटक की नकल में भटक मत जाना और प्रगति की चकाचौंध में मुझे भूल मत जाना। याद रखना, भारत की आत्मा गांव में ही निवास करती